हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में स्टडी की। अब बच्चों एक जो विशेष इनमें डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या क्या डिफरेंस है पहले तो अपन ये देखते हैं और फिर अपन अगेन क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ध्यान दो बच्चों, अभी अपन ने देखा था पहला कि जैसे मान लो एक पार्टिकल जो है वो A टू B मूव करता है वाया पाथ ACB। एक पार्टिकल ACB पाथ पर A टू B मूव करता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ACB होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू AB होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू AB होगा। मींस ये जो स्ट्रेट लेंथ है और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब इससे ये तो कंफर्म पता चल रहा है बच्चों कि जो डिस्टेंस होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के से या तो ग्रेटर होगी और या फिर इक्वल हो सकती है। मींस ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब बच्चों पहली बात तो यह है, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कभी भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस नेवर बी कंपेयर्ड। पहली बात क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी की कभी भी स्केलर क्वांटिटी से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन डिस्टेंस से किया जा सकता है। तो अगर आपको यह कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत होगा। मैं ये कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? हमेशा करेक्ट होगा। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इफ ए पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, then in this case distance and displacement will be same, otherwise distance will be greater than or equal to magnitude of displacement। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। दूसरा पॉइंट अभी अपन ने देखा, displacement is a vector quantity whereas distance is scalar quantity। distance or length of the path, length of the path never decreases। length of path or distance traveled by the particle never decreases with the time। distance either will increase or remains constant। for a moving particle, for a moving particle, distance never be negative। for a moving particle distance never be negative, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। whereas displacement may be positive, zero and negative। for a moving particle distance never be negative। ठीक है, distance traveled by particle either increases or
रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर मैं ये कहता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम के बीच में अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं और ये कुछ इस टाइप से अगर आता है और एक बार अगर मैं यही कर्व डिस्टेंस के लिए और टाइम के बीच में अगर ड्रॉ करूं और सेम इस टाइप का कर्व आता है, तो इनमें से कौन सा कर्व पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, विच कर्व इज पॉसिबल एंड विच कर्व इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये जो कर्व है वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज होके जीरो हो सकता है। जैसे एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव किया ए टू बी, ठीक है, एंड देन इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, और जब ये ए पर इनिशियल पॉइंट पर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पहले जब ये ए पॉइंट पे था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए टू बी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर बी टू वापस ए आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते हुए वापस ए पॉइंट पे पहुंचने पे जीरो हो जाएगा। और सपोज करो अगेन ये ए टू बी मूव करने लग जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अगर जैसे मान लो ये इस एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर इसकी मोशन टू एंड फ्रो अगर रिपीट हो रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा हो सकता है, बट ये कर्व कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एक बार अगर इंक्रीज हो गई तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज ही होगी, डिस्टेंस दोबारा डिक्रीज नहीं हो सकती। डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीज। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगी और या फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो डिस्टेंस डबल कांस्टेंट हो जाएगी, अदरवाइज डिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीज विद टाइम और नेवर बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर डिफरेंस है, कैसे अपन इसको कंपेयर करेंगे, ये आपको पता चल जाना चाहिए। आगे बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है और उनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन ओपन ग्राउंड, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track that turns towards left after each एक मिनट, that turns towards left at an angle 60 degree after each 500 meter distance.
एक मोटरिस्ट जो है एक ऐसे ओपन ग्राउंड में एक मोटरिस्ट ऐसे ट्रैक पर मूव करता है जो ईच 500 मीटर डिस्टेंस पर 60 डिग्री लेफ्ट में इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है, टर्न हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, find out displacement of the motorist at third, sixth and eighth turn। eighth turn, compare magnitude of displacement with the total path length covered by motorist in each case। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। ऐसा है बच्चों, ये 500 मीटर चला, ये फर्स्ट टर्न है। यहां से बच्चों एक मोशन स्टार्ट होती है। सपोज करो ए पार्टिकल से ए पोजीशन से ये जो मोटरिस्ट है अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है और 500 मीटर जैसे ही ये चलेगा तो ये यहां से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न हो जाएगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड अगेन यहां से क्या करेगा, 500 मीटर चलेगा और ये इस पोजीशन से अगेन 60 डिग्री पोजीशन पे लेफ्ट टर्न लेगा। ये 500 मीटर अगेन चलेगा, फिर क्या करेगा, ये अगेन 60 डिग्री एंगल पे टर्न लेगा और इस टाइप से बच्चों डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, आपके पास रेगुलर हेक्सागन बनेगा। ये एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। ठीक है, इस टाइप से अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। और अगर आप यहां देखें, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल अगेन 60 डिग्री होगा, ये एंगल अगेन 60 डिग्री होगा और इस टाइप से ये 60 डिग्री होगा और ये फाइनल पॉइंट यहां पर आ गया।
बच्चों ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, ये फोर्थ टर्न है, ये फिफ्थ टर्न है और ये सिक्स्थ टर्न है, ये अगेन ये सेवंथ टर्न हो जाएगा और ये एट्थ टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है बच्चों कि जब ये रेगुलर हेक्सागन बन रहा है तो इसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनको यदि अपन ज्वाइन करें तो ये जो एक ट्राइंगल बनती है वो बच्चों आपको पता है इसमें जो 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं वो ईच ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल। ईच ट्राइंगल जो होती है कैसी होती है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी साइड जो होती है वो कितनी होगी? 500 मीटर होगी। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट देख रहा है, फर्स्ट कब आपको फर्स्ट देख रहा है एट थर्ड टर्न। एट थर्ड टर्न यदि मैं देखता हूं बच्चों तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों a प्लस ए इक्वल टू 2a। डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? डिस्प्लेसमेंट द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, the stress distance or minimum distance between initial and final point will represent this magnitude of displacement। और magnitude of जो displacement होगा बच्चों ये 2a हो जाएगा और 2 into 500 इक्वल टू आ गया 1000 मीटर। एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस यहां से यहां तक जाएगा बच्चों 500 प्लस 500 प्लस 500 और ये हो जाएगी 3 इंटू 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1500 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो अभी अपन देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? इसका केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो ये बनेगा 1000 अपॉन 1500 और ये बनेगा 2/3 सेकेंड। एट सिक्स्थ टर्न सिक्स्थ टर्न पे यदि अपन देखें तो बच्चों आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पोजीशन में आ गए, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 500 इक्वल टू 3000 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस वो आ जाएगी 0 अपॉन 0 आ गया। थर्ड देखते हैं एट एट्थ टर्न। ध्यान देना बच्चों, ये अपने पास एट्थ टर्न आ गया तो बच्चों ये इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। सपोज करो ये बी है और ये सी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो AC के इक्वल होगा और आपको पता है बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो AC होगा। डिस्प्लेसमेंट AC वेक्टर विल बी इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा बच्चों तो क्या बनेगा अपने पास? रूट 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 500 इंटू 500 इंटू कोस 60 डिग्री।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इनका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा बच्चों 500 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, 2 एंड हाफ कैंसिल होके ये भी बन गया 500 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 500 इंटू √3 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 500 इक्वल टू 4000 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस will be equal to 500 √3 upon 4000. √3/8। इस टाइप से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, और इन सभी केसेस में इस क्वेश्चन से क्या प्रूव करना चाह रहे हैं अपन, इन सभी केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहा है, ऑलवेज। इन तीनों केसेस में तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इन ऑल दीज 3 केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। ए मैन मूव 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ए मैन मूव 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और मैं ये भी कह सकता हूं ए मैन मूव 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, and finally 20 meter due south. Find out magnitude of total displacement. Magnitude of total displacement. ध्यान देना बच्चों एक बार, क्या कहेंगे अपन एक बार ध्यान दे लो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ये बच्चों अपने पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये अपने पास वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है, इसमें माइनस जे कैप है, और इधर यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है।
अब बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये बन रहा है 50 इंटू जे कैप। अगेन r2 जो होगा वो कितना बन रहा है 40 इंटू आई कैप, एंड r3 जो होगा वो कितना बन रहा है 20 इंटू माइनस जे कैप, and total displacement r will be equal to r1 plus r2 plus r3, and ये बन जाएगा 50 j कैप प्लस 40 i कैप माइनस 20 j कैप और 40 i कैप प्लस 30 j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा 50 मीटर। क्या हो जाएगा 50 मीटर। अब बच्चों एक बात फिर ध्यान देना, ए मैन first move 10 meter east to 10 meter 30 degree east to north. A man first move 10 meter 30 degree east to north and then 10 meter 30 degree east to south, then find out total displacement of the man, total displacement of the man. अब ध्यान देना बच्चों एक बार, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये बच्चों अपने पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब ये फर्स्ट ये जो r1 है, ये r1 है बच्चों, r1 वेक्टर, और ये 10 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, और ये 30 डिग्री सपोज करो O to A ये मूव करता है। ये r1 वेक्टर OA के द्वारा रिप्रेजेंट है और ये 30 डिग्री एंगल है, और देन r2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन में है, और ये भी 10 मीटर है, और इसको मैं r2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता है कि इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों यहां पर पहली बात तो आपको कंपोनेंट लेना सीखना है, और ये आपको वेक्टर में वैसे तो क्लियर मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको कैसे रिजोल्व करेंगे अपन। ध्यान देना बच्चों, सपोज करो कि मेरे पास ये कोई भी एक वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है इधर, और ये एक्स एक्सिस के साथ में सपोज करो थीटा एंगल बनाता है, तो इस एफ वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा बच्चों, ये जो OM है, मैं यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं उसकी टिप से, ठीक है, तो ये जो OM की जो लेंथ होगी वो इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स कंपोनेंट। और जो ON की जो लेंथ होगी वो इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, किसी भी वेक्टर का जिन टू लाइंस के बीच में आपको एंगल दिया होता है उधर कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा के फॉर्म में होता है। मींस ये आएगा एफ कोस थीटा। क्या आएगा? एफ कोस थीटा। क्यों आया? बहुत इजीली आपको पता है बच्चों, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो OM अपॉन OF आएगा,
और OM जो मेरे को कंपोनेंट चाहिए था वो आएगा OF cos थीटा एंड OF इज डिनोटेड बाय फोर्स F cos थीटा। या मैं ये तो F वेक्टर जो है इसको सपोज करो P द्वारा मैं बता देता हूं, तो बच्चों ये OP कह दो इसको, और ये बनेगा OP cos थीटा एंड OP विल बी इक्वल टू F देन F cos थीटा। एंड इसी टाइप से ये जो ON आएगा वो साइन थीटा से आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ON बाई OP एंड ON की वैल्यू MP के इक्वल होगी, इसलिए बच्चों ON की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी OP इंटू साइन थीटा और ये बन जाएगा बच्चों F साइन थीटा। तो बच्चों एक ही ध्यान देने वाली बात है कि जिन टू लाइंस के बीच में अपन को एंगल है उधर कंपोनेंट जो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो होगा कोस थीटा के फॉर्म में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, साइन थीटा के फॉर्म में होगा। क्लियर है? आपको इस OP का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल दिया हुआ है तो इधर कंपोनेंट F कोस थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, OF साइन, ये F साइन थीटा होगा। अब बच्चों इसके अपोजिट देखो, आप एक बात ध्यान देना, अगर वेक्टर मेरे पास ये है, F वेक्टर है और ये Y एक्सिस के साथ में अगर थीटा एंगल सबटेंड करता है तो इधर कंपोनेंट तो क्या होगा बच्चों, F cos थीटा होगा और x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा होगा। तो जिन टू लाइंस के बीच में एंगल दिया होता है उस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट cos थीटा के फॉर्म में होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट किधर होगा, sin थीटा के फॉर्म में होगा। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो sin थीटा के फॉर्म में होगा। अब बच्चों ऐसे ही मेरे को इसको रिजोल्व करना है। इस R1 का अगर मैं इधर कंपोनेंट लेता हूं, R1 का इधर कंपोनेंट लेता हूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, tan इंटू कोस 30 डिग्री, और इसका इधर कंपोनेंट लेता हूं तो ये बनेगा tan इंटू साइन 30 डिग्री। आपको पता है कि इसका कंपोनेंट एक तो एक्स एक्सिस के लोंग आएगा और एक पॉजिटिव आई। अब इसका कंपोनेंट अगेन लेता हूं R2 का बच्चों, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा tan cos 30 डिग्री और ये नीचे की ओर कंपोनेंट आएगा tan sin 30 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों मैं R1 को क्या लिख सकता हूं, R1 को मैं ये लिख सकता हूं, x कंपोनेंट को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे और y कंपोनेंट को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x एक्सिस के लोंग आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, tan cos 30 डिग्री इंटू आई कैप प्लस tan sin 30 डिग्री इंटू j कैप, एंड R2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan cos 30 डिग्री इंटू आई कैप माइनस tan sin 30 डिग्री इंटू जे का। ठीक है? और आपको यह पता चल गया कि जो टोटल पोजीशन वेक्टर R वेक्टर जो होगा वो क्या बनेगा, R1 प्लस R2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास tan, ये डबल हो जाएगा। चलो एक स्टेप तो लिख देता हूं मैं, 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस tan cos 30 डिग्री इंटू आई कैप, और ये बनेगा 2 इंटू tan cos 30 डिग्री इंटू आई कैप, और ये बनेगा 2 इंटू tan cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी इंटू आई कैप, और ये बनेगा tan √3 इंटू आई कैप। ये बच्चों इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है? अब अगेन एक चीज आपको और ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट देखो बच्चों, एक आपको पता है कि ये अपने पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसमें यूनिट वेक्टर जे कैप है, इधर माइनस आई कैप है और इधर
माइनस जे कैप है। अब बच्चों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्राइंगल लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो बनेगा आई कैप प्लस जे कैप। देखो बच्चों कैसे आए, ये यूनिट वेक्टर इधर आई कैप है, ये जे कैप है तो ये भी जे कैप होगा, ये आई कैप है आपके पास और ये क्या है जे कैप। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग इधर जो वेक्टर होगा वो आई कैप प्लस जे कैप आएगा और मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो इस टाइप से बच्चों ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास? आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। और नॉर्थ वेस्ट के लिए क्या बन जाएगा इधर? ये बनेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए बनेगा आई कैप माइनस जे कैप और इसके मैग्नीट्यूड रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से अब बच्चों कैसा क्वेश्चन बनाएगा देखो एक बार सिंपली अपन देखते हैं। जैसे आपको ये कहा जाए ए मैन मूव 10 मीटर ड्यू नॉर्थ then 10 root 2 meter due northeast and finally 10 meter due west. Find out displacement of the particle। ठीक है, तो बच्चों क्या कहेंगे अपन? R1 कहेंगे। सॉल्यूशन देखो R1 10 इंटू जे कैप, R2 10 रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 मीन्स रूट 2 कैंसिल 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप and finally R3 equal to 10 into minus I cap and total displacement R will be equal to R1 plus R2 plus R3 और ये बनेगा आपके पास 10 J cap plus 10 I cap plus 10 J cap minus 10 I cap, ये और ये कैंसिल और ये हो गया 20 J cap। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 20 जे कैप मीन्स मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो 20 मीटर होगा और जे कैप मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों ये अभी अपन ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस अपन और देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँ, इसमें ध्यान देना। सपोज करो कि एक मैन जो है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और 8 किलोमीटर ए टू बी इधर मूव होता है, देन 4 किलोमीटर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है बी टू सी, अगेन 4 मीटर सी टू डी 4 किलोमीटर,
एंड फाइनली 1 किलोमीटर फ्रॉम D to E. Then find out डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको अपन मिलाएंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लेंथ होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, वही डिस्प्लेसमेंट होगा. आपको पता है बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, एंड जो ए जो होगी वो कितनी होगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगी 5 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा. और अगर फाइनल से इनिशियल पॉइंट की डायरेक्शन में अगर सपोज करो कि ये थीटा एंगल सबटेंड करता है तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी 3/4, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री, और डायरेक्शन कितने बनेगी 30 डिग्री ईस्ट टू साउथ, 30 डिग्री ईस्ट टू साउथ. तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड अभी अपन ने क्वेश्चंस की स्टडी की. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल.